सो अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने एक देखा था कि टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस उतना ही है जितना हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इस फॉर्मूला का होता है। ओके, तो जैसा हम जानते हैं ऑलरेडी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला है। क्योंकि देखो, इसको हम तीन अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला हम ये देख सकते हैं कि अगर सपोज टॉर्क जो है, दिस टॉर्क इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू अल्फा, मतलब टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ठीक है, व्हेन आई इज कांस्टेंट। ठीक है, ये सबसे पहली बात हम समझ सकते हैं, जिसके कई सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम देख सकते हैं कि टॉर्क इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इफ अल्फा इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर अल्फा कांस्टेंट रखा तो उस केस में टॉर्क जो है वो आई के साथ प्रोपोर्शन में रहेगा, और अगर आई कांस्टेंट रखा जाता है तो उस केस में टॉर्क जो है वो अल्फा के साथ प्रोपोर्शन में रहेगा। और तीसरा चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आई और अल्फा इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर टॉर्क मींस वी कैन जस्ट से दैट आई इनटू अल्फा विल बी एक्चुअली द कांस्टेंट इफ टॉर्क इज कांस्टेंट। अगर टॉर्क को कांस्टेंट रख देंगे तो I into alpha will be constant. What does this mean exactly? Is alpha is going to be inversely proportional to I. Okay, alpha is inversely proportional to I when torque is constant. ठीक है, so that जब torque constant होता है तो उस केस में अल्फा और I इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हुआ करता है। ठीक है, इनका एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी फटाफट। देखो, सबसे पहली बात कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू अल्फा, इसका एग्जांपल क्या है? I must be constant. That means the body which we are going to rotate is just going to be a constant. Okay, is going to be the same, and we want to produce different number of accelerations, different angular accelerations in that body, and we will need to apply the different number of torques, different type of torques on their body. For example, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास एक फैन है, फैन, तो इस फैन को जैसे हम एक फर्स्ट गियर पे डालते हैं तो इट विल जस्ट स्पीड अप वेरी स्लोली, बट सपोज जैसे हम उसको सेकेंड गियर पे डालते हैं तो इट विल जस्ट स्पीड अप फास्ट। ठीक है, इट विल जस्ट गेन मोर स्पीड इन लेस टाइम, एंगुलर स्पीड ऑब्वियसली, एंड दैट्स व्हाई इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी सपोज टू बी मोर इन दैट केस। एंड तीसरा जो थर्ड गियर पे अगर डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो स्पीड है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये हम समझ सकते हैं। So this is the example of torque proportional to alpha in this way. Or even yes, the second thing is that this torque is proportional to I when alpha is constant. अगर हमको सेम एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, अलग अलग बॉडीज के अंदर, तो जैसे एक सपोज टेबल फैन है और एक स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, अभी टॉप के अंदर जो टॉप जो होता है ना, टॉप का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर सपोज हमको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा हम देख सकते हैं। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क विल बी सफिशिएंट टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन दिस टॉप हियर, बट एट द सेम टाइम if we just want to produce the same angular acceleration in another body of more moment of inertia, just like okay, if you want to produce the more moment of inertia, if you want to produce the same angular acceleration in another body of more moment of inertia, just like a giant wheel. giant wheel देखा है तुमने? तो giant wheel के अंदर सेम एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जरूर ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही बात हम समझ सकते हैं कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेम टाइम। और तीसरा हम देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन टॉर्क इज कांस्टेंट।
तो अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो उस केस में अगर हम सपोज हम सेम टॉर्क अगर अप्लाई करते हैं अलग अलग बॉडीज के ऊपर, तो अगर सपोज हम एक टॉर्क अप्लाई करते हैं फैन के ऊपर और उतना ही टॉर्क अगर हम अप्लाई करेंगे स्पिनिंग टॉप के ऊपर, तो टॉप जो है वो बहुत हाई स्पीड में घूमेगा और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी बहुत ज्यादा होगा अगर हमने सेम टॉर्क अप्लाई किया उसके ऊपर तो। लेकिन वही टॉर्क अगर हमने सपोज फैन के ऊपर अप्लाई किया तो देख सकते हो कितना उसका एंगुलर एक्सेलरेशन थोड़ा कम है। लेकिन उससे भी आगे जाके अगर हमने वही टॉर्क अगर जाइंट व्हील के ऊपर अगर अप्लाई किया, जाइंट व्हील, तो उस केस में उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बहुत कम होगा। इट विल जस्ट स्पीड अप वेरी वेरी स्लोली just because its moment of inertia is going to be very much large. So in this way जो हेवी बॉडी होता है, जो बहुत ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका होता है, उसके अंदर सेम टॉर्क जो है वो कम एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है, लेकिन वही टॉर्क कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले बॉडी के अंदर ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा डिस्कस करते हैं, for the numericals we can just try to find out this moment of inertia in number of ways. ठीक है, moment of inertia I will be equal to either mr square for the ring, or it may be equal to 2 by 5 times of mr square for the disc, or it may be like 2 by 1 by 2 times of mr square for disc, then again 2 by 5 times of mr square for solid sphere, and in the same way here it is 2 by 3 times of mr square for a hollow sphere. Correct है? And even in case of the rod it's going to be 2 by ml square by 12. Correct है? So these are the different formulae for moment of inertia. Even in general we have also discussed the concept of radius of gyration and express this moment of inertia in terms of mk square, and have this formula for moment of inertia in terms of radius of gyration also. तो इस तरह से भी हम रेडियस ऑफ गायरेशन को यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इतने सारे तरीके हैं जिससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरी तरफ है हमारे पास अल्फा। अल्फा निकालने के लिए क्या क्या तरीके हैं? तो देखो, अल्फा निकालने के लिए सबसे पहला ये हमारे पास फॉर्मूला है ω2 माइनस ω1 अपॉन टी। ओके, विच इज नथिंग बट द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही वो हमको मिलता है। एट द सेम टाइम द सेकेंड थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन से हमको ये मिलता है अल्फा इज इक्वल टू ω2 स्क्वायर माइनस ω1 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो इस तरह से भी हम अल्फा निकाल सकते हैं। दीज आर द टू वेज इन विच वी कैन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, नो डाउट। Yes, so this is all about the alpha, and obviously this third formula is alpha is equal to tangential acceleration upon radius. ये भी तो पता है तुमको सभी को। Alpha can be found out by using this tangential acceleration upon radius. This is also another formula for finding this alpha. And torque एक तरह से हम I into alpha से निकाल सकते हैं, no doubt। लेकिन torque के लिए हमने कल और एक फॉर्मूला देखा था कि radius into force, okay? Radius force multiplied by the perpendicular distance of that force from the fixed point is also the torque, for the formula for the torque, no doubt. Yes, so all these are the details of this expression for the torque. Is there any doubt about this? Torque के concept में कुछ अगर भी doubt है तो पूछो जरूर। Okay, ठीक है। Yes, let us see the next concept in this chapter now, that is about the principle of parallel axis and principle of perpendicular axis. These are the two very much powerful tools in this section. तो ये चैप्टर के अंदर के बहुत powerful tools है। ठीक है, so first of all we'll see the principle of parallel axis. ठीक है, principle of parallel axis. Yes, तो अभी देखो यहाँ पे principle of parallel axis is actually used to find out the moment of inertia of a body about any point if its moment of inertia about center of mass is already known. Okay, just for example, एक simple सा example मैं आपको देना चाहता हूँ, just wait. Yes, okay, suppose we have this body here. ये एक बॉडी तुम्हारे पास है। अभी जरूरी नहीं कि प्लेन ही होना चाहिए,
बट कैसा भी एक बॉडी है मान लो, और इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि कौन से पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो मुझे मुझे एक पॉइंट पता है जो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर इस बॉडी को मैंने इस तरह से अगर घुमा दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो मुझे पता है। ठीक है, उसको हम बोल देंगे सपोज आईसी। ओके, आईसी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ये बॉडी इस तरह से अगर घूमने लग जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो हमको पता है, वी कैन कॉल इट एज आईसी। ओके, बट इफ सपोज वी वांट टू फाइंड आउट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट हियर, कॉर्नर पॉइंट, ऐसे अगर इस बॉडी को अगर इस तरह से घुमा दिया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ढूंढ के निकालना है। इस पॉइंट को हम बोल देंगे चाहिए तो ओ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट के अबाउट ज्यादा होगा, वेदर ये सी पॉइंट के अबाउट ज्यादा होगा या ओ पॉइंट के अबाउट ज्यादा होगा, क्या समझते हो? टेल मी द आंसर फास्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट के अबाउट ज्यादा होगा, सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट ज्यादा होगा या दूर वाले पॉइंट के अबाउट ज्यादा होगा? देखो एक सिंपल सी बात है, सीधी बात समझ सकते हो। अगर हमने सेंटर के अबाउट इसको अगर घुमा दिया तो देखो सेंटर से अलग अलग जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर यहाँ पे है इस तरह से, यहाँ पे मैक्सिमम दूर पार्टिकल वाला जो है ये है। ठीक है, हाँ कॉर्नर, करेक्ट, वेरी गुड कशिश। देखो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है वो इतने डिस्टेंस पे है, ये कॉर्नर इतने डिस्टेंस पे है, चारों कॉर्नर्स जो है वो इतने इतने डिस्टेंस पे है, हम देख सकते हैं ठीक से। ठीक है, लेकिन अगर कॉर्नर वाला पॉइंट अगर एक्सेस बन जाए तो उस केस में देखो बहुत दूर दूर तक पार्टिकल्स है, देख रहे हो इतना डिस्टेंस तक ये पार्टिकल्स फैले हुए हैं। तो इसका मतलब जरूर जब जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब जरूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो बढ़ेगा। दैट मीन्स कॉर्नर वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ज्यादा होता है। ये अच्छी तरह समझ के लो कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर अबाउट एनी पॉइंट अदर देन द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से जितना दूर हम जाएंगे उतना हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वी कैन जस्ट हैव द मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया if we just go away more and more away from the center of mass of a body. For example, if suppose we have a body of this shape like this, ये एक सपोज एक बॉडी है हमारे पास और इसका दिख नहीं रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, इमेजिन करो एक बॉडी यहाँ पे इस तरह से है। यस, तो अभी इसका एक होता है सेंटर। ठीक है, ये सपोज सेंटर है, तो इस सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट जब उसको हम पास करेंगे और उसको घुमाएंगे तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम बोल देंगे सपोज आईसी। ओके, आईसी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ सपोज दैट दिस बॉडी, द सेम बॉडी इज जस्ट रिवॉल्व्ड अबाउट एन अनदर एक्सिस which is passing through this point O here. This is C and this is O. तो O में से पास होने वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर इसको हमने घुमा दिया तो उसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा उसको हम बोल देंगे सपोज IO. ओके, IO. So here the certainly we have already seen that this IO is going to be greater than IC, but this principle of parallel axis precisely tells us that the moment of inertia of this about IC, sorry IO, मतलब ये जो IO है वो कितना होगा पता है? It will be actually equal to IC plus M into H square, where M is going to be the mass of the body, no doubt. But what is H? It is the perpendicular distance between these two axes. Remember, तो अगर इन दोनों एक्सिस के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने अगर मान लिया h है तो यहाँ पे वो h ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जितना ये h ज्यादा होगा उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO ज्यादा होगा IC के कंपैरिजन में। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, because these two axes are just parallel to each other and one of them is passing through the center. कोई भी पैरेलल एक्सिस नहीं है, ठीक है, उसमें से एक एक्सिस सेंटर में से पास होता हुआ होना चाहिए और दूसरा वाला जो एक्सिस है it may not be passing through center. Okay, so we can just say that the moment of inertia of a body about any axis passing through any point is always equal to the sum of its moment of inertia about its center of mass, a parallel axis passing through its center of mass, and the product of mass of the body and square of distance between these two parallel axes.
This statement itself is actually called as the principle of parallel axis. Remember, so principle of parallel axis is just a technique to find out the moment of inertia of a body about any other axis if we know the moment of inertia of a body about the central axis. तो सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला पॉइंट के अबाउट एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है तो इजीली वी कैन जस्ट फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी अबाउट एन अनदर एक्सिस which is parallel to the axis passing through center of mass and which is at a distance h from the center. तो IO is equal to IC plus MH square. ये जो स्टेटमेंट है इसको ही हमको प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस बोलना है और यही हमको प्रूव करना है इस डेरिवेशन के अंदर. That is the aim of our derivation. Okay, so let us consider, let us try to prove this. ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया ठीक से सबको? What is the statement? I will repeat again. The moment of inertia of any body about an axis passing through any point, मतलब IO, is equal to the sum of, अभी ये sum of two terms, उसमें से first term कौन है? It is the moment of inertia of the same body about a parallel axis passing through its center of mass. And this term, which is the product of mass of the body and the square of distance between two parallel axes. This statement is actually called as the principle of parallel axis, which we are going to prove now. Okay, so let us consider a body of this any shape, and suppose C is its center of mass, and suppose O is any other point which is at a distance h from the center of mass, and let us divide this whole body to be made up of large number of elements. ये बॉडी को हम इमेजिन करेंगे कि जैसा कि वो बना हुआ है बहुत सारे एलिमेंट्स से. कंसीडर वन सच एलिमेंट हियर एट दिस पॉइंट P. ओके, इस P पॉइंट पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लो. एंड वन मोर थिंग, वी हैव टू इंस्टॉल आवर XY कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर ऑन द बॉडी. तो यहाँ पे हमको XY कोऑर्डिनेट सिस्टम इंस्टॉल करना है. तो उसमें x एक्सिस जो है, x एक्सिस विल बी जस्ट टेकन अलोंग द लाइन जॉइनिंग O एंड C हियर. ये जो O और C को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसको हमने x एक्सिस ले लिया. ठीक है, दिस इज आवर x एक्सिस. ओके, एंड y एक्सिस विल बी द परपेंडिकुलर टू इट which is passing through center of mass. That means center of mass is going to be taken as a origin. Okay, C is the origin. Yes. Now if we just find out the moment of inertia of this point P, which is of mass dm here. ये जो point है इसका mass कितना है? dm है. तो can you find out the moment of inertia of the point P about this axis passing through IC? अभी axis जो है वो ऐसा है, उसको imagine करो इसके ठीक से, ऐसा axis है वो. तो इसलिए फिर ऐसे केस में यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ऐसा समझ लो, क्योंकि एक्सिस जो है वो ऐसा रहने वाला है, ऐसा. ठीक है, तो O में से जो पास हो रहा है एक्सिस वो ऐसा रहेगा और C में से जो पास होगा एक्सिस वो ऐसा रहेगा. ठीक है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस h है, नो डाउट, तो वो तो ठीक है. लेकिन अभी मुझे बताओ इस पार्ट जब ये पूरा बॉडी जो है वो C में से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट घुमाया जाएगा तो ये पार्टिकल P जो है ना ये इस तरह से घूमेगा कि नहीं. तो उस पॉइंट P का रेडियस कितना होगा बता सकते हो? CP होगा, देख सकते हो ठीक से, CP. We can just say that the CP will be the radius of that point P in this way. So therefore we can we find out the moment of inertia of the point P about an axis passing through C? देखो ठीक से, moment of inertia of element at P about C. Yes, how much it will be? तो C में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ये P एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा dm into Cp square. करेक्ट है? We can just call it as Cp square into dm. Yes, so it becomes actually Cp square into dm. Okay, बट ये एक पार्टिकल का हो गया ना, एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. ठीक है, बट इफ सपोज वी कैन जस्ट कंसीडर ऑल दिस पार्टिकल्स इन दिस बॉडी हियर, देन द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी about an axis passing through this point C here will actually be the integration of this. So integration of Cp square into dm. This will be actually the moment of inertia of this whole body about an axis passing through this point C here. Okay, now let us talk about this point O here. तो O में से जब एक्सिस पास होगा तो
देखो ये OC will become the radius of this particle when the axis is passing through C here, but when the axis is passing through O and this whole body is revolved like this, then the radius of this particle at P will actually become OP. Do you agree with this? OP will be the radius of that particle in this case when the axis is passing through this point O and perpendicular to the plane here. So we can just talk about the moment of inertia of element at P about an axis passing through point O here. How much it is? O में से पास होने वाला एक्सिस क्या अबाउट इस पॉइंट P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? dm into OP square. करेक्ट है? So here it will be, we can call it as OP square into dm, right? Yes. But if we just say if we just consider the contribution of all the particles in the body, पूरे सभी पार्टिकल्स का अगर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी इसका इस बॉडी का मिलेगा तो वो इसका इंटीग्रेशन करके हमको मिलेगा, उसका OP स्क्वायर इंटू DM का इंटीग्रेशन करके हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने वाला है इस पूरे बॉडी का. ठीक है, तो ये देखो ये IC का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM एंड IO का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर DM. यस, तो गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 2 so that we can use them later. बाद में हमको इनको यूज करना है. ठीक है, अभी देखो एक कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे करना है. अभी देखो जबकि हमको IO is equal to IC plus MH square ये प्रूव करना है, that means we want to derive the relationship between IO and IC. करेक्ट है? तो IO और IC के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए देखो IO डिपेंड्स ऑन OP है कि नहीं, और IC डिपेंड्स ऑन CP. that means indirectly we will have to find out the relationship between OP and CP. That's it. तो OP और CP के बीच में रिलेशनशिप जब हम डिराइव करेंगे तभी जाके हम IO और IC के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर सकेंगे. ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमको ये समझना है कि OP और CP के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए डायग्राम की तरफ थोड़ा देखो. OP और CP are the two sides of this triangle, but that is nowhere the right angle triangle. So we can just make the right angle triangle if we just drop a perpendicular from this point P on this x axis. तो अगर इस x axis पे हमने एक perpendicular अगर ड्रॉप कर दिया इधर, तो इस पॉइंट को हम चाहिए तो D बोल सकते हैं, D. Then this PD will be the perpendicular dropped on the x axis and hence this OPD will become a right angle triangle and even this CPD also becomes a right angle triangle. Correct है? So in that case we can just be able to derive the relationship between OP and CP by using our Pythagoras theorem. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम OP और CP के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर सकेंगे. तो अभी अगर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस ट्रायंगल OPD, सी हियर इन ट्रायंगल OPD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? OP स्क्वायर जो है तो वो हाइपोटेन्यूज है, तो OP स्क्वायर इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू base which is OD square plus this height which is going to be PD square. So we can just say this will be PD square in this way here. Okay, now we can just see OP square equal to OD square plus PD square. But what is this OD made up of? OD can be split up in two parts. Can you see there that this OD can be seen to be the OC plus CD, correct है? And hence we can just understand that this OD can be replaced by the sum of OC and CD, and this equation will just get modified as OC plus CD the whole square plus PD square as it is. Okay, so this will be the expression. Now we have to expand this according to the formula for A plus B the whole square. Okay, तो A plus B the whole square के फॉर्मूला से अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे OC plus CD को, तो उसमें से हमको मिलेगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर इट इज गोइंग टू बी OC स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है ना, तो OC स्क्वायर प्लस अभी 2AB वाला टर्म मिडिल टर्म जो कि रहेगा 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CD. ओके, एंड प्लस CD स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी हियर, करेक्ट, प्लस PD स्क्वायर as it is. ओके, यहां तक समझ में आया सबको ठीक से? तो हमने क्या किया, OC plus CD होल स्क्वायर को एक्सपांड किया
और ओसी स्क्वायर प्लस 2 ओसी सी डी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी एक काम करो, डायग्राम की तरफ फिर से अभी एक बार देखो। देखो, और ये जो लास्ट दो टर्म्स है तो वो चेक करो क्या है। सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, देख सकते हो ठीक से? What is this CD square plus PD square? Where is this CD square? This is CD square plus PD square. Again, if we just apply the Pythagoras theorem in this triangle CPD, then we can understand that this CD square plus PD square is going to be actually CP square. Correct hai? So we can just say that, but this CD square plus PD square is going to be CP square here. Correct hai? And hence we can just get this replaced here. इसको हमको रिप्लेस करना होगा सीपी स्क्वायर से, ओके, जिससे हमको ये मिलेगा ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर इट इज ओसी स्क्वायर प्लस हियर इट इज 2 टाइम्स ऑफ ओसी इनटू सीडी प्लस हियर दिस होल थिंग, both of these two terms will just get replaced by cp square alone because it is hypotenuse square. So this is cp square replaced here, okay. And now we can just see in the next step, इसको थोड़ा शफल करके ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से कि ओपी स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सीपी स्क्वायर को पहले ले लेंगे, चलेगा ना? फर्स्ट टर्म विल बी सीपी स्क्वायर हियर प्लस हियर इट इज गोइंग टू बी ओसी स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओसी इनटू सीडी केप्ट एज इट इज हियर इन दिस वे, ओके। अभी इसमें देखो, अगर हम ये ओपी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो अगर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर डालते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 क्या मॉडिफाई होगा? देखो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ओके, व्हाट वी गेट इज IO, सी हियर IO इज एक्चुअली गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर DM, राइट? तो OP स्क्वायर DM दिख रहा है क्या? पक्का एक मिनट, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, नहीं तो इसके बाद का जो स्टेप है वो उस तरफ करता हूं। सर पहले ठीक था, अभी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो देखो इधर का नहीं दिख रहा है ना आपको, तो ऐसा करता हूं, ये तो दिख रहा है ना, सीपी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर प्लस 2 ओसी इंटू सी डी, ओके। अभी ये जो वैल्यू ओपी स्क्वायर का है वो हमको इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डालना है, ओके। तो उसके बाद का जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे करता हूं। तो IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर इंटू डीएम, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको क्या करना है, ओपी स्क्वायर के बदले उसका वैल्यू डालना है, तो ये रहा उसका वैल्यू, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू सीपी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओसी इंटू सी डी, ओके। सो हियर इट इज सीपी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओसी इंटू सी डी एंड ब्रैकेट के बाहर डीएम जो कि as it is, yes, okay. Now we can just separate this dm for all these 3 terms in this side, so we can just say this will be IO is equal to, तो यहाँ पे तीनों टर्म्स के लिए ये dm सेपरेट कर दो, इंटीग्रल भी सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म में इंटीग्रेशन ऑफ cp स्क्वायर इंटू dm, करेक्ट है, प्लस सेकेंड टर्म में क्या मिलेगा, देखो ये इंटीग्रेशन और dm ये ओसी स्क्वायर को भी मिल जाएगा, so here it will be integration of OC square into dm and plus लास्ट टर्म जो है उसके लिए भी हमको dm और इंटीग्रल सेपरेट करना है, जिससे हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, here it is 2 टाइम्स ऑफ OC into CD
into dm. Okay, yes, but if we just see from the diagram here, तो डायग्राम से अगर हम देखेंगे ठीक से, तो व्हाट इज सीपी, चलो ठीक है, सीपी तो हमको हमारे पास नहीं है, ओसी कितना है, ओसी को हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, मतलब ही उसको हमने एच बोल के रखा है, ठीक है, जो कि हमको आंसर में चाहिए। h is going to be the distance between the two parallel axes. Okay, so if we just consider h as a distance between two parallel axes, then OC has to be replaced by h. Okay, so we can just say here that OC is going to be equal to h. Okay, at the same time, what is this CD here? If you have considered this C as a origin, okay, इस C को अगर हमने origin consider किया है और इसको अगर x axis consider किया है, तो पॉइंट P से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे, तो ये जो CD डिस्टेंस है वो एक्चुअली x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया x, y है, तो उसका x कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो रहेगा CD, करेक्ट है। तो इसलिए CD के बदले हम वहां पे x डाल सकते हैं। सो वी कैन जस्ट पुट दिस CD to be simply equal to x here, that is x coordinate of the point P. Okay, and what is integration of CP square here? What is integration of CP square into dm? Just see it in the equation number 1. What we can get is integration of CP square dm happens to be simply IC, correct है, IC, and hence we can just note that this integration of CP square dm comes out to be IC, and if we just put all these values here, then we can just get that IO is equal to integration of CP square dm, which is going to be IC, plus here this can be replaced by h square into dm, okay, plus here again this integration of 2 times of OC into CD into dm. So here it will be actually 2 times of OC के बदले आएगा h और CD के बदले आएगा x और dm which is just kept as it is. Yes, and then we can just take this h square constant so out. Even यहाँ पे भी 2h जो है it is going to be constant, so it can be taken out. So we'll get in the next step, that is IO is equal to IC plus here it is h square is a constant, can be taken out, only integration of dm will be left inside, right? And here 2h is again a constant and it can be taken out, ठीक है, क्योंकि जब हम पार्टिकल्स टू पार्टिकल चेंज करेंगे, ये पार्टिकल जब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे ले लेंगे, तो x कोऑर्डिनेट उसका चेंज होगा नो डाउट, लेकिन h थोड़ी नहीं चेंज होने वाला है। तो h जो है वो दो पैरेलल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस है, वो कभी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट टेक इट आउट एंड ओनली इंटीग्रेशन ऑफ x into dm will be left inside. Okay, but again here we can just discuss that what is the integration of dm here. तो ये dm का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनने वाला है? What is dm by the way? dm is the mass of one element of this body, and we have divided this whole body into large number of small elements. Okay, so if we just go on adding the mass of each element, then combined together it will constitute the mass of the whole body itself. तो पूरे बॉडी का ही मास हमको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमने कैपिटल M बोल के रखा है। तो इसलिए यहाँ पे dm का इंटीग्रेशन जो है वो बन जाएगा कैपिटल M। ये समझ सकते हो ठीक से? This is going to be the total mass of the body. Okay, and at the same time, what is this integration of x dm going to be? Integration of x into dm. x मतलब क्या है यहाँ पे? x coordinate of the particle at P. Okay, तो P पॉइंट जहां पे भी है उसका x कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे मिल रहा है x करके, ठीक है। अभी सोचो ये पॉइंट P जो है वो जैसे हम अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, तो कोई पार्टिकल्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव रहेगा, जो सेंटर ऑफ मास के वो साइड में रहेंगे उनका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा जरूर, और एट द सेम टाइम जो सारे पार्टिकल्स इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में रहेंगे उन सब का x कोऑर्डिनेट जरूर नेगेटिव रहेगा। तो x coordinate is going to be positive for some particles and it is going to be negative for remaining particles, and since C is the center of mass, याद रखो C is the center of mass, तो C center of mass होने की वजह से क्या होगा, जैसे भी देखो अगर यहाँ पे इसका center of mass यहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं ना कि इस center of mass के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की अगर बारे में बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास के राइट साइड में जितने भी पार्टिकल्स का x कोऑर्डिनेट जो भी होगा,
और लेफ्ट साइड में जितने भी सारे पार्टिकल्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। जब हम ऐड करेंगे उनको, इंटीग्रेशन करने का मतलब ऐड ही कर रहे हैं ना हम। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू 0 just because x coordinate is positive for the half of the particles and x coordinate is negative for remaining half of the particles, and that's why the sum of this total x coordinates will actually become 0, and hence this third term will just get vanished from this equation, and what we'll get is, तो यहाँ पे io के बदले io वैसे ही रहेगा जरूर, यहाँ पे ic के बदले ic जो है वो भी वैसे ही रहेगा, प्लस ये जो h स्क्वायर है तो h स्क्वायर भी हमने वैसे ही रखा है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या बन गया, कैपिटल M बन गया, जिसको हमने मास ऑफ द बॉडी बोल दिया, और प्लस ये जो x इंटू डीएम है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm वो 0 बन गया, जिसकी वजह से ये पूरा जो टर्म है वो टर्म ही 0 बन जाएगा। करेक्ट है? सो if this third term just becomes 0, then what we can just be left with is only first two terms here. So that's why we can just get that in the last step, that is io is equal to ic plus mh square. That is to be proved, which is the principle of parallel axis going to be here. Okay, so this is the principle of parallel axis. Just write down this or just take the screenshot of this whole thing as it is fast, and no doubt if you have some questions, just put it in the chat box or unmute yourself and just ask it to me. यस, अगर डाउट है कुछ तो पूछो जरूर। नहीं, सुनाई नहीं दिया? Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो। Sir, integration of x dm is equals to 0. Can you explain it again? Yes. See here, integration of x into dm equal to 0. अभी integration of x into dm ये क्या represent करता है कि we have to sum up the x coordinates of all the particles and multiply them with their masses, right? So that means अभी mass of each particle is going to be positive, no doubt, वो तो clear है। लेकिन x कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमारा c मतलब हमारा ओरिजिन है। याद रखो, ये इसको अगर हमने ओरिजिन पकड़ लिया तो ओरिजिन के राइट साइड में जितने भी सारे पार्टिकल्स होते हैं तो उनका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जितने भी सारे पार्टिकल्स लेफ्ट साइड में होंगे, c के लेफ्ट साइड में होंगे, उन सभी का जो ये है x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव भी है किसी के लिए और किसी के लिए नेगेटिव भी है। अभी जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो देयर इज अ चांस दैट इट विल बिकम 0, बट इट हैपेंस ओनली व्हेन बोथ ऑफ दिस नंबर्स आर इक्वल, राइट? वी कैन जस्ट एश्योर दैट दिस c इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास होने की वजह से उस सेंटर ऑफ मास के राइट साइड में जितने पार्टिकल्स रहेंगे उतने ही पार्टिकल्स लेफ्ट साइड में भी रहेंगे, और यही रीजन है कि एक्स डीएम का जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीटली 0 बनेगा। ठीक है, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो जितने पार्टिकल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा उतने ही पार्टिकल्स के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि c सेंटर ऑफ मास है। अगर c सेंटर ऑफ मास नहीं होता तो हम ऐसा नहीं बोल सकते थे। ठीक है, जैसे अभी सपोज ये एक बॉडी है, ओके, ये एक रिजिड बॉडी है। अभी इसके यहाँ पे देखो, ये सपोज सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड में जितने भी पार्टिकल्स है उनका एक्स कोऑर्डिनेट और राइट साइड में जितने भी पार्टिकल्स है उनका एक्स कोऑर्डिनेट अगर ऐड कर दो तो 0 आएगा जरूर, क्योंकि ये बॉडी जो है वो सिमेट्रिक है और सेंटर ऑफ सी इज द सेंटर ऑफ मास हियर। सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन पकड़ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की लेफ्ट साइड और राइट साइड कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास के हमेशा चारों तरफ मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ना सिर्फ लेफ्ट और राइट बल्कि चारों तरफ। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ही ऐसा है कि सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ मास जो है वो हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जितना मास उसके राइट साइड में होगा उतना ही मास लेफ्ट साइड में होगा, जितना मास फ्रंट साइड में होगा उतना ही मास बैक साइड में भी होगा, जितना मास ऊपर होगा उतना ही मास नीचे भी होगा, उसी को तो सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और अगर ये बात याद रख लो तो उसके हिसाब से हमको सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हमने ओरिजिन पकड़ लिया
यही रीजन है, इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पकड़ा है एक्चुअली। तो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पकड़ने की वजह से ही यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट का जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली 0 बन गया। ठीक है, यस, एनी अदर डाउट? ओके,